Hi, welcome to the channel Immigration with Tariq. I hope you had a good holiday period. Merry Christmas, जिन्होंने Christmas celebrate की and Happy New Year to everyone. जिस तरह आपको पता है कि हमारा शो का फॉर्मेट ये होता है कि मैं आपको इमिग्रेशन न्यूज़ के बारे में अपडेट देता हूँ और अगर आप कोई भी मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं मैटर के इमिग्रेशन कवानीन के बारे में या न्यूज़ के बारे में आई एम हैप्पी टू एक्सक्यूज मी असिस्ट यू कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। शो के अंदर आपको पता है कि आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं और आप अपना मैसेज भी लिख सकते हैं। हाय राज, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। बस एक बात का ख्याल रखें कि प्लीज़ शो में अगर कोई मैं आपको बात बताता हूं तो इट इज़ नॉट एडवाइस। ये मैं बेशक आपको इमिग्रेशन कवानीन की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और मैं अपडेट दे रहा हूं। तो अगर आपने कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी है आप अपने चैट में लिख सकते हैं या आप शो में कॉल भी कर सकते हैं। आपको पता है हमारा शो होता है एवरी थर्सडे 6 to 7 और जिस तरह आपको पता है कि 2 वीक से शो इसलिए नहीं हुआ जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि बिकॉज ऑफ द हॉलीडे पीरियड आई वुड बी अवे और अब इंशाल्लाह ताला एवरी थर्सडे विल बी बैक ऑन बोर्ड। एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन ये मेरा पर्सनल नंबर है और ये मेरी ईमेल है। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे कोई अपने केस के बारे में पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं तो यू कैन गेट इन टच विद मी आफ्टर द शो एंड देन यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट। और अगर आपका कोई सवाल है आप प्लीज़ मुझे लिख सकते हैं इस चैट के अंदर या शो में कॉल कर सकते हैं एंड आई कैन आंसर दैट। तो इससे पहले कोई सवाल है और मेरे पास टाइम है तो मैं जो 3 4 या 5 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं इमिग्रेशन के बारे में, जो आजकल बड़ा आप समझ लें इश्यूज़ हैं लोगों को, तो पहले मैं आपको उसकी अपडेट दे देता हूँ और अगर बीच में किसी ने कोई सवाल लिखा या कोई कॉल की तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है जो लोगों को कंसर्न है वो ई वीज़ा का है। तो ई वीज़ा की अपडेट ये है कि अभी तक होम ऑफिस ने बोला कि अगर आपका 31 दिसंबर को ई वीज़ा एक्सपायर भी हो गया एज लॉन्ग एज आपके पास वैलिड वीज़ा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वैलिड वीज़ा हो जो आप अपने ई स्टेटस के ऊपर चेक कर सकते हैं और अगर वो आपके पास स्टेटस अभी तक लाइव नहीं हुआ है तो जो लास्ट आपको वीज़ा मिला था उसकी जो ईमेल आई थी उसमें आपकी वीज़ा की एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए। तो एज लॉन्ग एज आपका वीज़ा अभी तक वैलिड है, बेशक आपका BRC या BRP कार्ड अगर एक्सपायर भी हो गया है आप 31 मार्च तक उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को ये कंसर्न थी कि जी हमने अपना ई वीज़ा अकाउंट क्रिएट किया है लेकिन अभी तक हमारा ई वीज़ा अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो होम ऑफिस को इस प्रॉब्लम का पता है और इसी वजह से उन्होंने 31 मार्च तक की एक्सटेंशन दी हुई है। तो प्लीज़ आप सारे लोग इस बात का ख्याल रखें कि आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है ताकि यू शुड बी अवेयर कि कब आप लोगों ने अपनी एक्सटेंशंस करनी। इस तरह के आज किसी ने मुझे कॉल किया एंड शी वाज वेरी कंसर्न कि जी मेरा 31 मार्च को वीज़ा ख़त्म हो गया है, अब मैं क्या करूं। बट जब हमने उनका स्टेटस चेक किया तो उनका 30 मई 2025 तक वीज़ा वैलिड था। तो फिर वो बड़ी खुश हो गई कि चलो ये अच्छी बात है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, तो प्लीज़ बी ऑन टॉप ऑफ दोज थिंग्स। स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटनमेंट, आई नो आप येस्टरडे भी मेरे शो में थे, वेलकम बैक। आपने लिखा है सर आफ्टर विड्रॉइंग असाइलम कैन असाइलम सीकर फेस एनी इशू एट पाकिस्तान एयरपोर्ट और डज इट गो नॉर्मल। देखें क्वेश्चन इज़ वेरी गुड लेकिन वही बात है ना कि मुझे पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर वो क्या पॉलिसी इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है कि जो पाकिस्तान के मिनिस्टर थे वन ऑफ देम, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जी जो भी असाइलम क्लेम करेगा रेफ्यूजी स्टेटस पाकिस्तान में हम उसकी नेशनैलिटी को रिवोक कर देंगे। तो मैं तो बल्कि अपने शो में कहा भी था कि अगर ये आप लोगों के लिए हो जाता है तो आपका असाइलम और भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने उस स्टेटमेंट को अनऑफिशियल एक तरीके से कंसिडर किया, दे हैव नॉट फॉलोड ऑन विद इट। तो ये बोलना कि क्या पाकिस्तान में ट्रीटमेंट होगी इफ़ यू आर असाइलम सीकर एट वन स्टेज, मुझे उसका नहीं पता। बस वो जो एक तरह से एक मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट आई थी उसके ऊपर उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। तो बेहतर यही है कि दीज इंक्वायरीज आप खुद कर लें, बिकॉज जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि ज़्यादातर जो मेरा काम है वो इमिग्रेशन का है इन रेलिवेंट टू और इन कनेक्शन टू जो लोग इंग्लैंड में आना चाहते हैं या ऑलरेडी इंग्लैंड में दे वांट टू रिमेन हियर। तो अगर आप पाकिस्तान की बात करें स्ट्राइकिंग फॉर इनलाइटमेंट, वो मुझे नहीं पता होगा, तो आई मस्ट अपोलोजाइज देयर। लेकिन ये ज़रूर है कि वो जो एक मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट आई थी पाकिस्तान की तरफ से अब उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो हम एक अपने कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तारिक भाई? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से सर। पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाई, बिल्कुल। उम्मीद है अच्छा गुजरा होगा। हाँ बिल्कुल भाई, मैंने 2 वीक, अभी मैं कल भी शो में कह रहा था क्योंकि मेरा एक शो होता है ना यस्टरडे ऑन दूसरे वाले चैनल पे, वैसे से दूसरे दूसरे फॉर्मेट पे, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने इन पूरे 10 दिन ठीक ठाक खाया पिया, 8-9 पाउंड बढ़ा लिए हैं भाई। और अच्छे भी लग रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं वेरी वेरी माशाल्लाह। काइंड मैं ऑफ यू देख रहा भाई। था ना आपका शो, तो कभी मिस ही नहीं किया, तो देख रहा था कल भी ट्राई किया था, मिला नहीं। नो तो नो प्रॉब्लम, अभी अर्ज करें पार्टनर, हाउ अच्छा, कैन आई हेल्प यू? तारिक भाई क्वेश्चन ये है कि मैंने ना बेसिकली आईएलआर अप्लाई किया था, तो मेरी नेक्स्ट वीक में ना वो बायोमेट्रिक है, तो उसके अंदर मैंने ना बेसिकली मेरा जर्मन का वीजा रिफ्यूज हुआ था 2 साल पहले ना, तो वो मैंने मेंशन कर दिया, क्या कोई इफेक्ट कर सकता है ये आईएलआर पे? उसकी क्या, उस पे क्या इफेक्ट है उसका? जर्मनी वीजा मैंने मतलब उनमें लिख दिया, फॉर्म में भर दिया जी। ओके, थैंक यू भाई, मैं अर्ज कर देता हूँ शो थैंक यू में। सर, नो थैंक यू। प्रॉब्लम। देखिए भाई, अगर आपका कभी भी कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वो आप बिल्कुल डिक्लेयर करें, और खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वन कैन एड्रेस दैट। लेकिन एज सच अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है किसी और कंट्री का, जो कि इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट की वजह से नॉर्मली वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं, तो दैट शुड नॉट भी इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट कि आपका वीज़ा सिर्फ उस वजह से रिफ्यूज़ हो। आई मीन ऑफ कोर्स देयर हैज़ टू बी अदर फैक्टर्स, लेकिन अगर प्योरली ये एक छोटा सा फैक्टर है कि जी मैंने एक और कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है क्योंकि मैंने इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स दिए थे, कंप्लीट उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो दैट इटसेल्फ ऑन इट्स ओन आई बी वेरी सरप्राइज अगर कोई एडवर्स उस पर इफेक्ट होता है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ अप टू द होम ऑफिस। हम अब अगले अपने कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यस मैम, अपना सवाल पूछ लें और शो में मेरा जवाब सुन लें प्लीज़ मैम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे जो है ना इधर प्राइवेट लाइफ पे वीज़ा मिला था 2018 में, यस। और मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, तो अभी मेरा जो है ना इंडेफिनिट नहीं है, और मुझे मेरे हस्बैंड को इधर बुलवाना है यूके, तो क्या मैं उसका स्पाउस वीज़े के ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ? थैंक यू मैम। पहले मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि जब हम अपेंडिक्स एफएम की बात करते हैं, तो अपेंडिक्स एफएम है जिसके ऊपर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो अपेंडिक्स एफएम में वो कहते हैं कि जी जो आपका पार्टनर है उसके पास इनडेफिनेट होना चाहिए, उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होना चाहिए, या उसके पास रेफ्यूजी स्टेटस होना चाहिए, या उसके पास यूरोपियन सिटीज़न हो जिसके पास प्री सेटल या सेटल स्टेटस है। तो अनफॉर्चुनेटली जो आपकी कैटेगरी है वीज़ा की, वो पार्टनर की जो वो कहते हैं इमिग्रेशन स्टेटस यूके में होना चाहिए उसमें फिट नहीं होती। तो बेसिकली फिर आप आर्टिकल 8 के ऊपर अप्लाई करेंगे अपने पार्टनर के लिए। तो कल भी ये बड़ा अच्छा सवाल है, किसी ने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको यही बोला कि एज लॉन्ग एज आप बाकी सारी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, जिस तरह आपको पता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इज़ 29,000, लेकिन अगर आप केरियर अलाउंस या पिप वगैरह ले रहे हैं तो फिर एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला अप्लाई होता है। और ऑफ कोर्स आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, आपकी शादी हो जाए और आप या फियांसे पे बुला रहे हैं और आपके पार्टनर ने इंग्लिश टेस्ट किया, और ऑफ कोर्स टीबी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरी नज़र में अगर आपको लगता है कि जो मैं पैसे स्पेंड करूंगी इनटू द एप्लीकेशन दैट विल नॉट ब्रेक माय बैंक, तो इट्स वर्थ अ ट्राई कि आप आर्टिकल 8 के ऊपर ट्राई करें। फिर यही होगा कि अगर होम ऑफिस ने उसको रिफ्यूज़ किया एप्लीकेशन को, तो यू कैन देन अपील इट, और उसमें आपकी और कॉस्ट लगेगी। अगर आप मुझे बोलते हैं कि नहीं जी थोड़ा सा मुझे और तसल्ली दें कि अगर मैं अप्लाई करूं क्या वीज़ा लग जाएगा, तो फिर तो आप वेट करें कि आपका इंडेफिनिट लग जाए। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मेरे इंडेफिनिट में 3 इयर्स हैं, 4 इयर्स हैं, या 5 इयर्स अभी रहते हैं, एंड दैट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड कि मैं अपने पार्टनर के लिए वेट करूं, देन टेक द रिस्क विद अ ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन। और अगर होम ऑफिस उस ह्यूमन राइट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, देन यू चैलेंज दैट फाइंडिंग इन कोर्ट। एंड अगेन जिस तरह मैंने आपको बोला कि कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाए, लेकिन आप बिल्कुल उसको फाइट कर सकते हैं। अब जारी बात है कि ये जो FLRFP एप्लीकेशन आप ह्यूमन राइट के अंडर अपेंडिक्स FM डालेंगे अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि आप बेनिफिट्स पे अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती उस एप्लीकेशन फ़ी, तो एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन पे भी फ़ी वेवर है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि ऑल्दो यूर ऑन बेनिफिट्स, कि आपको वो वाले अलाउंसेस मिल रहे हैं जो आपको 29,000 से एग्जेम्प्ट करे। बिकॉज अगर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं जी मुझे मेरे पार्टनर को आने दे, मैं बेनिफिट पे भी हूँ और मैं एक्सेप्शंस में नहीं आती, तो फिर और भी मुश्किल हो जाता है केस। आइडियल तो ये है ना कि बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं और सिर्फ जो पार्टनर का इमिग्रेशन स्टेटस रिक्वायरमेंट है उसमें प्रॉब्लम है, तो वन कुड स्टिल एक आप बैलेंसिंग एक्सरसाइज अप्लाई करके कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं कोर्ट में या होम ऑफिस को। तो प्लीज़ एक बात का ख्याल रखें कि देयर इज़ नो श्योरिटी, लेकिन आप इस तरीके से
ट्राई कर सकते हैं। कलर स्टोरीज बाय आयशा लिखती हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम यूके। कलर स्टोरीज, मेरा जो आप समझ लें बैकग्राउंड है वो यूके इमिग्रेशन के बारे में। ऑफ कोर्स आई डू लिटिगेशन, एंड अगर आपका कोई टैक्स इन्वेस्टिगेशन आई कैन असिस्ट यू, लेकिन जो इमिग्रेशन की बात है वो यूके इमिग्रेशन। मुझे पाकिस्तानी लॉ और इंडियन लॉ का नहीं पता, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात आपको बोलूं जो स्पेकुलेटिव हो। तो प्लीज़ अगर आप वो कलर्स टू स्टोरीज बाय ईशा, मैं ईशा ही आपको बोलूँगा, अगर आप वो प्लीज़ इंडियन हाई कमीशन से उस बारे में पूछ लें। स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटमेंट लिखते हैं, सर पाकिस्तानी गवर्नमेंट विड्रॉ द सर्कुलर, इट सीम्स दे वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम बिकॉज हाउ दे क्रिएट इशू फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर। देखिए स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटमेंट, मैं बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं दे सकता गवर्नमेंट पॉलिसी पे, बिकॉज मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। हाँ, यूके की गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में मुझसे पूछें इमिग्रेशन के बारे में, तो मैं ज़्यादातर उसको पढ़ता हूँ, बिकॉज आपको पता है मेरा जॉब रिलेटेड है, फिर मैं शोज़ करता हूँ, तो आई नीड टू बी लिटिल बिट अपडेटेड विद द पॉलिसीज़। हाँ, अगर कोई पॉलिसी मैंने नहीं पढ़ी, किसी ने पूछी है, तो आई लुक इट अप। लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, मैं उनको पढ़ता नहीं हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता, और मेरा उनके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज मेरा उसमें कोई बिजनेस आप समझ लें कोई ताल्लुक नहीं है मेरे प्रोफेशन का। तो मैं पाकिस्तान, इंडिया या बाकी कंट्रीज़ की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को नहीं पढ़ता, मैं यूके की इमिग्रेशन पॉलिसी को पढ़ता हूँ। तो आई अपोलोजाइज, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं आपको दे सकता। और जैसा मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि अगर आपका कोई भी सवाल है, आप शो में कॉल कर सकते हैं या आप चैट पे लिख लें, आई एम हैप्पी टू आंसर यू। और ये भी याद रखें कि हमारा शो एवरी थर्सडे, जो मैंने आपको बोला, 6 to 7 होता है। और अगर आप मुझे शो के अलावा मुझे इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, या आप मुझे कोई प्रॉपर बात करना चाहते हैं, अपना कोई डिसीजन दिखा के या केस दे के, तो यू कैन गेट इन टच विद मी आफ्टर द शो, और आपको अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी। तो while we are waiting for somebody else to also write a question, मैंने ई वीज़ा के बारे में तो आपको बता दिया। तो इन समरी, घबराने की बात नहीं है, अभी भी ई वीज़ा में थोड़ी डिलेज हैं। तो अगर किसी का ई वीज़ा अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ, दे आर थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग, एज लॉन्ग एज उनके पास मेन वीज़ा है, जो वो अपने पुराने, जब उनका वीज़ा लगा तो उस ईमेल पे चेक कर सकते हैं, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं टिल 31 मार्च उस अपने एक्सपायर्ड बीआरपी पे या बीआरसी पे। इस बात का ख्याल रखें कि वो जो आपके कैरियर है, मीनिंग जिन कंपनी से आपने टिकट लिया है, चाहे वो कतर एयरवेज है, ब्रिटिश एयरवेज है, या जो भी एयरलाइन है, मेक श्योर करें कि आप उनको बता दें कि दिस इज़ द सिचुएशन, एंड ऑल एयरलाइंस आर अवेयर ऑफ दैट। रॉयल डिकोर्स लिखते हैं, कैन वी अप्लाई फ्रॉम यूके फॉर स्पाउस वीज़ा इफ़ योर मैरिज हेल्ड इन यूके बट योर पार्टनर हैज़ नो स्टेटस। देखिए रॉयल डिकोर, अगर आपके पार्टनर के पास स्टेटस नहीं है, आपकी अगर मैरिज हो गई है, बिल्कुल एक पार्टनर इज ब्रिटिश सिटीजन, लेकिन क्योंकि आपके स्पाउस के पास वीज़ा नहीं है, तो कानून ये कहता है यू हैव टू अप्लाई एन एक्सेप्शन। अब दो तरह के एक्सेप्शन है जो अप्लाई होते हैं, यू हैव टू सेटिस्फाई द इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को, होम ऑफिस को, कि यू क्वालिफाई इन वन ऑफ द एक्सेप्शंस। एक एक्सेप्शन जो बड़ी कॉमन होती है, जो अप्लाई होती है, इफ़ यू हैव अ क्वालिफाइंग चाइल्ड इन द रिलेशनशिप। क्वालिफाइंग चाइल्ड होता है ब्रिटिश चाइल्ड और अ चाइल्ड who's lived here for 7 years। तो कभी कभी होता है कि यू गेट मैरिड टू समवन और आपका ऑलरेडी एक चाइल्ड होता है फ्रॉम अ प्रीवियस रिलेशनशिप who's living with you, तो फिर जारी बात है जो स्टेप पेरेंट आता है रिलेशनशिप के अंदर, दे आर enjoying a parental relationship with that child। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रिलेशनशिप में चाइल्ड है या नहीं, हु द चाइल्ड इज लिविंग विद, और चाइल्ड इज अ क्वालिफाइंग चाइल्ड। तो एक एक्सेप्शन ये होती है। तो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ओवर स्टे वाले, उसमें ज़्यादातर ये इस एक्सेप्शंस के अंदर फॉल होते हैं। इक्वली कुछ ऐसे लोग भी रिलेशनशिप में आते हैं जो कि शायद रॉयल डिकोर्स आपकी रिलेशनशिप में मे बी ये बात हो कि यू डू नॉट हैव अ चाइल्ड। तो फिर ये देखा जाता है, जो टेस्ट है, विच इज़ आर देयर एनी इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, कि आप और आपकी पार्टनर, आप उनके होम कंट्री, और अगर आप भी अभी ब्रिटिश हैं लेकिन पहले अगर आप इंडियन थे या पाकिस्तानी थे या बेशक बॉर्न ब्रिटिश हों, दे कैन नॉट गो बैक एंड लिव इन द होम कंट्री आपके पार्टनर की। सिर्फ ये बोल देना, थैंक यू रॉयल, मैंने थोड़ा सा समझ ही लिया था कि शायद चाइल्ड नहीं, वरना मेंशन कर देते, तो मैं तभी उस इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल पे आ रहा हूँ। तो जो इनसमाउंटेबल का टेस्ट है वो काफ़ी हाई होता है। जो लोगों का
एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस में, वो जब आपके साथ बैठ के बात करते हैं तो वो 20-30 मिनट में सारी चीज़ें आपसे पूछ के आपको बता देते हैं कि क्या आप इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। मैं अक्सर जब लोगों के साथ बैठता हूँ तो मुझे वो कहते हैं नहीं बट आई लिव्ड ऑल माई लाइफ हियर, आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई हैव बिजनेस, आई हैव property here, I've been working here for so long. तो अनफॉर्चुनेटली ये सारी बातें insurmountable obstacle के थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करती। इट्स अ वेरी हाई थ्रेशोल्ड। हैविंग सेड दैट, तो अक्सर मुझसे कभी कभी पूछा जाता है कि अगर तारिक भाई आपको परफेक्ट एग्जाम्पल देनी हो कि व्हाट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, तो मोटा मोटा मैं आपसे बात करता हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स एवरी केस इज डिफरेंट रॉयल डिकोर्स। लेकिन अगर हम वैसे जनरलाइज करके बात करें कि सिर्फ टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, तो खुदा ना खास्ता आपके पार्टनर या आपको ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी ट्रीटमेंट यूके में तो हो रही है, लेकिन जब आप दूसरी कंट्री में जाएंगे जहाँ आपके पार्टनर हैं या जहाँ आप ओरिजिनल मतलब जहाँ वेयर यू लैंड अप, बिकॉज सारी बात अगर आप इधर नहीं रहोगे तो अपने पार्टनर की होम कंट्री में जाओगे, वहाँ वो ट्रीटमेंट या अवेलेबल नहीं है या अफोर्डेबल नहीं है आपको। कि कभी कभी होता है कि ट्रीटमेंट जो आप इधर ले रहे हो वो अवेलेबल होती है आपकी होम कंट्री में पार्टनर के, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और जारी बात है उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ डिटीरिएट होगा, डाइल्यूट होगा, एंड दैट वुड अमाउंट टू इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल। कभी कभी ये होता है कि आपके रिलीजियस बैकग्राउंड ऐसे होते हैं कि आप अगर अपनी कंट्री में जाएंगे उनकी कंट्री में तो यू विल नॉट बी एबल टू लिव देयर। ये भी एक इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है, यानी कि मेडिकल कंडीशन, रिलीजियस ग्राउंड्स, और फिर आगे कल्चरल डिफरेंट एंड लैंग्वेज भी आता है, लेकिन वो बहुत मैटर करता है कि अब जारी बात है अगर कोई अफगानिस्तान वापस जा रही हैं खातून, दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज आपको पता है कि अफगानिस्तान की इस वक्त पॉलिसी क्या on ख़वातीन, so one could raise that issue with the government here, with the home office here. तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ें हैं insurmountable obstacle की रॉयल डिकोर्स जिनको हमने देखना है, एंड ओनली इफ़ वी फील कि हाँ insurmountable obstacle आपके केस में है, you should put the case forward। अगर होम ऑफिस उस insurmountable obstacle को ना भी माने, you have a arguable case in court कि आप जज के आगे उसको कन्विंस कर सकें, जज को, इमिग्रेशन जज को, कि वीज़ा आपके पार्टनर को मिल जाना चाहिए, द वन हु इज़ ओवरस्टेड हियर। सो इन समरी, अगर कोई ओवरस्टेयर शादी करता है, दे मस्ट रिलाई ऑन इनसरमाउंटेबल सॉरी द एक्सेप्शन, जिसमें एक एक्सेप्शन बच्चे वाली है, अ क्वालिफाइंग चाइल्ड या इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल। और क्या सवाल था? स्ट्राइकिंग एनलाइटमेंट आपने कहा, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, नॉट अ प्रॉब्लम, द ओनली रीजन आई एम हियर इज फॉर यू टू आस्क क्वेश्चंस, सो दैट्स फाइन। गिव मी 1 सेकंड, मैं कॉलर ले लूं, देन आई विल कम बैक टू द चैट्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, अपना सवाल पूछ लें और शो में मेरा जवाब सुन लें प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी हुई 2017 में, जी तो मैं 17 में यहाँ पे आ गया था। जी तो मेरा पहला यार लगना था डेफिनेट डे, तो मैं स्पाउस पे था, तो मेरे पार्टनर से नहीं है, ठीक है। तो मैंने होम ऑफिस को भेज दिया कि मेरे पार्टनर के साथ फिलहाल नहीं बनी हुई, तो मुझे मजीद टाइम दे। तो अभी इसलिए अभी भेजा 1 मंथ में मैंने, तो मुझे बता सकते हैं वो क्या रिस्पॉन्स देगी इस चीज़ का? आपके पार्टनर के पास कौन सा वीजा था या क्या वो तो नेशनैलिटी? ब्रिटिश थे मेरे से। ओके, मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपको पहली दफा वीजा कब मिला? नहीं, पहली दफा मुझे 17 में मिला। क्योंकि 5 साल बाद इंडेफिनिट मिल जाता है, तो हाँ, 5। तो मुझे पहले भी मसला चल रहा था, तो वो 2 साल पहले मेरे ऐसे ही वो गुजर गए, उसके बाद फिर मुझे वो रिव्यू मेरा वीजा हो गया था। ओके तो अब मुझे 7 साल हो गए हैं, तो अब मेरा डेफिनेट लगना था, तो अब मेरे पार्टनर ने मुझे अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए। ओके, और मुझे ये बता दें आपके कोई बच्चे हैं उनके साथ? नहीं, बच्चे नहीं। ओके, मैं भी आर्ज कर देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। देखें जी, पहली बात तो ये है कि अगर आपने किसी ब्रिटिश सिटीज़न के साथ शादी की, मैंने ये क्यों पूछा, क्योंकि अगर आपकी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कोई भी वीज़ा अप्लाई करने की ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलेशनशिप, अनलेस यूर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। क्योंकि मैंने क्यों पूछा कि आपके पार्टनर की नेशनैलिटी क्या है, क्योंकि अगर आपको वीज़ा यूरोपियन लॉ में मिला होता तो उधर एक उन्होंने ऑप्शन दी हुई है कि अगर आपकी डिवोर्स होती है, जिसमें से 3 साल बाद आपकी मैरिज हो चुकी है और 1 साल आप यूके में रह चुके हैं, तो आप रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा
ऑप्शन नहीं है अगर आपने ब्रिटिश के साथ शादी की हुई या अपेंडिक्स एफएम में आपकी रिलेशनशिप चल रही है, क्योंकि अब जाहिर बात है ईयू लॉ तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अब अपेंडिक्स ईयू है और जितने भी नए यूरोपियन है वो अपेंडिक्स एफएम के अंदर अपने पार्टनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली बात है आपने कहा जी कि उन्होंने ये बता दिया हमारी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई, बिकॉज जारी बात है अगर आप किसी अपेंडिक्स एफएम के वीज़े पे हैं तो आपके पार्टनर को डिवोर्स का भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर मीनिंग आपके स्पॉन्सर को, वो अगर होम ऑफिस को बता दे रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गई है तो वो फिर आपको लेटर दे देते हैं कि जितने दिनों में आप अपना बंदोबस्त कर लें लीविंग द कंट्री। अगर आपने वैसे ही अपने एक FLRFP डाल दिया कि जी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो प्रॉब्लम ये है कि वो प्राइवेट लाइफ के ऊपर एप्लीकेशन कंसिडर होगी और प्राइवेट लाइफ के जो कवानीन हैं वो तो यही है ना कि अगर आप 20 ईयर से कम इस मुल्क में हो तो यू हैव टू शो वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल कि आप इस मुल्क में अगर अपनी होम कंट्री में जाओगे आपको बड़ा सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल, वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ेंगे टू इंटीग्रेट। तो ये बोलना कि जी मुझे टाइम चाहिए अपने पार्टनर के साथ डज नॉट रीच दैट थ्रेशोल्ड। और फिर पीछे फिर वीज़ा आपका आर्टिकल 8 का रह जाता है, वो भी मैं ये नहीं कहता वेरी हाई थ्रेशोल्ड है, लेकिन उसमें भी आपको कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस शो करने पड़ते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ओह आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो आपने सर्कमस्टांसेस अपनी एप्लीकेशन में बताए हैं, a lot of things have to go in your favor and you have to get lucky कि वो उसको इस तरह कंसिडर करें कि वो वीज़ा दें, because the threshold on these applications is slightly higher. मैं आपको डिसहार्ट नहीं करना चाह रहा, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद यू बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कानून का पता हो। बाकी तो अगर होम ऑफिस आपको वीज़ा देता है तो ऑफ कोर्स देयर इज द डिस्क्रेशन कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जब भी अगर इफ आई एम डीलिंग विद समवन जो आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, टेल देम द लॉ एंड आई टेल देम कि प्रोबेबिलिटी क्या है लॉ में टू गेट द वीज़ा। रॉयल डिकोर्स लिखते हैं कांट वी जस्ट शो दैट वी आर लिविंग टुगेदर एंड मैरिड इन टेम्पल टू प्रूव द रिलेशनशिप। ओके रॉयल, पहली बात ये है कि यू कैन गेट मैरिड इन अ टेम्पल, यू कैन गेट मैरिड इन अ मॉस्क, निकाह, व्हाटएवर द सिनेरियो, लेकिन होम ऑफिस कहता है कि हम सिर्फ उस मैरिज को रिकग्नाइज करेंगे जो काउंसिल में या किसी ऐसी जगह पे जिधर से हमने उनको अथॉरिटी दी हुई है फॉर टू रिकग्नाइज द मैरिज। जहाँ तक बात आती है पार्टनर की डेफिनेशन ये रॉयल डिकोर्स कि यू आर इन अ रिलेशनशिप फॉर 2 years। देयर इज अ कोर्ट केस जो ये कहता है यू डोंट हैव टू बी लिविंग टुगेदर एज लॉन्ग एज यू आर इन अ रिलेशनशिप फॉर 2 years। तो ये एक लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, टू प्रूव आई एम अ पार्टनर 2 साल से वी विल बी लिविंग टुगेदर, नो यू हैव टू बी 2 years इन अ सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप, बिकॉज उनको भी पता है, होम ऑफिस ने अपनी नई पॉलिसी में आप फाइनली एडमिट किया है कि कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं कि पीपल माइट बीइंग अनमैरिड डोंट वांट टू लिव टुगेदर। तो जब आप कहते हैं ना टू प्रूव माय रिलेशनशिप, मैं मंदिर में या टेम्पल में शादी कर लूँ रॉयल डिकोर्स, तो याद रखिए इट्स नॉट अबाउट द रिलेशनशिप, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ पार्टनर। द डेफिनेशन ऑफ अ पार्टनर इन आ लॉ इज़ कि आपकी शादी हुई है, लेकिन वो वाली शादी नहीं जो मंदिर में है, वो वाली शादी जो आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में की है या किसी ऐसी जगह की है जहाँ गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है टू गेट मैरिड, और वो लाइसेंस शुदा जगह है, और यू बिन इन रिलेशनशिप फॉर 2 years। और जारी बात है कि जब आप यू नॉट लिविंग टुगेदर, यू जस्ट इन रिलेशनशिप फॉर 2 years, तो बर्डन उतना बढ़ जाता है एविडेंशियल कि आपको ज़्यादा प्रूव करना है कि आप 2 साल से रिलेशनशिप में। तो एज लॉन्ग एज यू कैन प्रूव दिस रॉयल डिकोर्स, आप एटलीस्ट पार्टनर की डेफिनेशन को मीट कर लोगे, देन ऑब्वियसली यू हैव टू रिलाई ऑन द एक्सेप्शन जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। राज, माई अपॉलॉजीज, अगर आप प्लीज़ इंग्लिश में लिखो आई विल बी ग्रेटफुल, मुझे ज़रा आंसर देने में आसानी होगी। सो प्लीज़ इफ एनीबडी इज थिंकिंग ऑफ राइटिंग समथिंग, अगर आप इंग्लिश में लिखो आई विल बी ग्रेटफुल। SM लिखते हैं, सर माई अपील इन नेक्स्ट 2 months, आई एम ओवर स्टे, माई वाइफ एंड बेबी स्किल्ड वर्कर, आई एम स्केर्ड। SM देखो, बेहतर ये है कि आप अपने, जारी बात है अगर आप खुद अपना केस कर रहे हो एंड यू गोइंग टू कोर्ट योरसेल्फ तो एक अलग बात है, बट अगर आपके पास कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन है और आप उनसे पूछें अपने लॉयर से कि कोर्ट में कौन जा रहा है। कभी कभी लॉयर्स खुद कोर्ट में जाते हैं, जिस तरह मेरे पास जब भी टाइम हो मैं अपनी कोर्ट रिप्रेजेंटेशंस खुद करता हूँ। जब मेरे पास टाइम ना हो तो आई एम नोन सम बैरिस्टर्स फॉर मैनी ईयर्स, तो मैं फिर उनको इंस्ट्रक्ट करता हूँ। तो अगर SM आपके लॉयर्स जो भी आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके दफ्तर में कोई बैठा है जो कोर्ट जा रहा है या वो आगे किसी बैरिस्टर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको बोलें आई पे द एक्स्ट्रा मनी, मेरी उस बैरिस्टर से पहले बात करा दें, ताकि आप अपने बैरिस्टर से पूछ सकें
कि जी ये हमारा केस है जो कोर्ट में जा रहा है, तो मुझे बताएं कि क्या यू आर हैप्पी विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो मैंने दिए हैं, और डू यू थिंक कि हमें कोई बेहतर एविडेंस देने चाहिए? बिकॉज आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। एटलीस्ट ये मैंने एक्सपीरियंस किया बिकॉज आई सीन दीज रिफ्यूजल्स कि कभी कभी मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं और अपना फर्स्ट ईयर डिसीजन दिखाते हैं, और मैं कभी कभी देखता हूँ कि उनका जो एविडेंस का बर्डन है वो थोड़े बेहतर तरीके से तैयार हो सकता था, यानी कि जो एविडेंशियल बर्डन है, मीनिंग कि जो एविडेंस उन्होंने कोर्ट में पेश किया है वो थोड़ा बेहतर तरीके से पेश हो सकता था। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ओह, अगर आपको पता होता, वो कहते हैं ना कि जी अगर आपको हर हाल में पता है कि ये टिक करना है तो वीज़ा मिल जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। लेकिन क्लियरली नज़र आ रहा है कि एटलीस्ट दे डिड नॉट गिव इट द बेस्ट शॉट। देखिए, आप बेशक कोर्ट में हार जाएं, लेकिन एटलीस्ट अगर आपने अपना पूरा एविडेंस लगा के दिया तो फिर जज मुतमईन नहीं हुआ, दैट्स फाइन। लेकिन कभी कभी अगर आपको पता है कि जहाँ 6 एविडेंस लग सकते सिर्फ 2 लगे हैं, तो वो फिर आपको दुख होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बोला कि आप थोड़े से स्केर्ड हैं। आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ जो शख्स कोर्ट में आपके लिए जा रहा है उससे मीटिंग कर लें कोर्ट में जाने से पहले, बिकॉज एटलीस्ट दे विल बी इन अ पोजिशन कि वो आपको बताएं कि उनकी नज़र में आपका एविडेंस क्या एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन कोर्ट। जो आप सुबह मीटिंग करते हैं ना अपने काउंसिल से या जिस जो शख्स आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स अ बिट टू लेट, बिकॉज सुबह आप मीटिंग करते हैं, आधे घंटे बाद आपने कोर्ट में जाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा उन लोगों को बोलता हूँ कि जो बैरिस्टर्स बुक करते हैं कि पे दी एक्स्ट्रा मनी और आप बैरिस्टर से कोर्ट जाने से पहले बात कर लें, अनलेस आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को खुद दे यूज टू गो टू कोर्ट या अभी भी कोर्ट जाते हैं तो दे नो एवरीथिंग, तो वो आपको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जिस तरह के मैं खुद कोर्ट जाता हूँ, तो जब मैं अपने किसी क्लाइंट के लिए बैरिस्टर बुक करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ यू पे एक्स्ट्रा, मैं बैरिस्टर से मीटिंग करा दूंगा, लेकिन ये चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं और ये आउटकम केस का हो सकता है, बिकॉज कानून ये बात बोलता है। उसके अलावा अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में प्रेसिडेंशियल गाइडेंस आई है, जिसमें उन्होंने कहा प्रिटी मच आप जो एप्लीकेंट है उसको हर चीज़ अपनी विटनेस स्टेटमेंट में बोलनी चाहिए। जो इनिशियल एग्जामिनेशन इन चीफ है वो लिटरली अब नहीं है। इन अदर वर्ड्स, मैं आपसे पूछूंगा बड़ा कम, शुरू में सारी क्रॉस एग्जामिनेशन होम ऑफिस करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी स्टेटमेंट है, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइब्यूनल केसेस नाउ, क्योंकि ये नई डायरेक्शन आई है ट्राइब्यूनल के प्रेसिडेंट से। उषा लिख यूएस अहमद, सॉरी मैं उषा पढ़ रहा था, यूएस अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, माय चाइल्ड स्पेंड 5 years on 7-year route, is she eligible for indefinite? आई डोंट नो व्हाट द एज ऑफ योर चाइल्ड इज, बिकॉज जो इनडेफिनेट है बच्चों का वो ये है कि दे वो बोर्न हियर एंड दे गेट टू द एज ऑफ 7 एंड देन दे कैन अप्लाई फॉर इनडेफिनेट। वो यंग अडल्ट्स हैं। यंग अडल्ट इज एनीवन फॉर द एज ऑफ 18 and 25 जिसको ये है कि दे कैन बी ऑन अ 5-year प्राइवेट रूट, और अगर उन्होंने हाफ द लाइफ गुजारी एंड दे मीट ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स, दे कैन अप्लाई फॉर सेटलमेंट। लेकिन अगर आप बात करें चाइल्ड, टॉक अबाउट छोटे बच्चे, उनका कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है कि अगर वो 5 year का वीज़ा उनको लग गया तो वो इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। उनका यही है कि इफ वो बोर्न इन दिस कंट्री when they reach the age of 7 they can apply indefinite, otherwise क्वालिफाइंग चाइल्ड की बेसिस पे 2.5 साल का वीज़ा, और जब वो 10 साल के हों दे कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ ब्रिटिश सिटीजन। आपने कहा यूएस अहमद शी इज़ 14, तो मैं वही आपको अर्ज कर रहा था कि if she's on a private route 10 year to settlement, then she has to complete that period. लेकिन जब वो 18 की होगी, we'll have to see कि does she meet the young adult criteria and she can apply for settlement. 14 की एज में अगर कोई इसी का वीज़े 5 साल के लग रहे हैं, इफ दे नॉट ऑन अ 5-year रूट, वो सेटलमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। मेनली बच्चों का ये होता है कि उनकी सेटलमेंट पेरेंट्स के डिपेंडेंट पे होती है, अनलेस ये जो नया कानून आया है उन बच्चों के लिए वो बोर्न इन दिस कंट्री प्राइवेट लाइफ के अंडर कि इफ़ दे रीच द एज ऑफ 7 दे कैन अप्लाई इंडेफिनेट। जो बाकी बच्चे दे वर नॉट बोर्न है, दे केम लेटर, उनके लिए जो इंडेफिनेट है वो या पेरेंट्स के साथ या इफ़ दे क्वालिफाई अंडर द यंग अडल्ट। यंग अडल्ट में क्वालिफाई करने के लिए कि यू मीट के मैं बाकी 3 या 4 रिक्वायरमेंट मीट करता भी हूँ या करती भी हूँ, यानी माई चाइल्ड, यू हैव टू वेट टिल द चाइल्ड टर्न्स 18। तो इस बात का यूएस अहमद आपको ख्याल रखना है। और जिस तरह मैंने आपको बोला कि आप शो में कॉल भी कर सकते हो और चैट लिखते रहे, आई डू माई बेस्ट कि मैं आपको जवाब देता रहता हूँ। तो मैंने ई वीज़ा की बात कर ली और अब मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ शेयर कोड के बारे में।
बिकॉज दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि जब तक आपका वीज़ा वैलिड है, शेयर कोड आप प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। जैसे ही आपने कोई एप्लीकेशन डाली, बेशक ऑफ कोर्स इन टाइम, और वीज़ा आपका ख़त्म हो गया, तो होम ऑफिस का जो ऑनलाइन ई स्टेटस सिस्टम है, बेशक आपने अगर ये अकाउंट खोला है, वो लोग कह रहे हैं कि जी हमें शेयर कोड इशू करके नहीं दे रहा। होम ऑफिस होपफुली अपने सिस्टम को बेहतर करेगा। उन्होंने प्रॉमिस ही किया हुआ है केस के अंदर, केस लॉ के अंदर। तो आई थिंक इन द नेक्स्ट दिस कमिंग ईयर, मैंने से कमिंग ईयर अब साल शुरू हो गया है, इस साल ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आपको फिर अपने एम्प्लॉयर को बोलना होगा दे हैव टू डू एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट टू द वे दे फाइंड शेयर कोड। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉयर मान ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने क्लाइंट्स को बोला है कि प्लीज़ अपने एम्प्लॉयर को बोलो कि एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस करे। वो कहते हैं नहीं जी, एम्प्लॉयर कह रहा है मुझे शेयर कोड हर हाल में दो। तो फिर मुझे उनको कहना पड़ा कि प्लीज़ आप अपने एम्प्लॉयर को बोले मुझे ईमेल करे, ताकि मैं उसको होम ऑफिस का वो लिंक दे दूं जिसमें एम्प्लॉयर शेयर कोड चेकिंग सर्विस यूज़ होती है। सॉरी, एम्प्लॉयर शेयर कोड कह रहा हूँ, एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस यूज़ होती है, जिसमें फिर वो 2-3 दिन लगते हैं और उनको एक पॉजिटिव वेरिफिकेशन चेक की रिपोर्ट आती है। तो बड़े लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी बात नहीं मान रहा है, दे इंसिस्ट ऑन अ शेयर कोड जो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज आपकी 3C चल रही है, तो आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कह सकते हैं कि प्लीज़ अगर आप मेरे लॉयर से बात कर लें, तो वो मैं भी कहता हूँ जी अपने लॉयर को बोलें मुझे डायरेक्ट ईमेल कर लें। तो वो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव की ईमेल लॉयर को, सॉरी अपने एम्प्लॉयर को दे दें, तो वो आपके लीगल रैप को ईमेल करके पूछ लेगा। और या आपका लीगल रैप अगर वेल वर्स्ड है, तो वो उनको वो लिंक दे देगा होम ऑफिस का। देखिए जी, होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आप एम्प्लॉयर सर्विस चेकिंग सर्विस को इस्तेमाल करें। SM लिखते हैं, सर आई स्पेंड 6K मनी बैरिस्टर एंड लीगल रेज एज वेल, दे सेड आई हैव मैरिड केस बट। ठीक है, देखें SM, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरे शो को इसलिए इस्तेमाल ना करें कि आप सेकंड ओपिनियन लें, बिकॉज इस शो में मैं बिल्कुल भी ओपिनियन नहीं देता। अगर आप लोगों की लीगल रिप्रेजेंटेशन है, आपने ऑलरेडी बैरिस्टर से बात कर ली है, देन ऑल आई कैन से टू यू इज विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई नो थोड़े से बंदे को बटरफ्लाइज होते हैं, बंदा थोड़ा सा परेशान होता है। आई कैन ओनली टेल यू कि क्योंकि मेरा तो दिल से ये है कि हल हों, कि इमिग्रेशन के मसले हल हों एंड पॉजिटिव तरीके से हों, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रेसफुल ऑन द फैमिली एंड पीपल फाइनेंशियली एंड इमोशनली। तो आई कैन ओनली विश यू ऑल द बेस्ट। इसके अलावा मैं आपसे बात नहीं कर सकता, बिकॉज ज़ाहिर बात है, जिस तरह मैंने आपको बोला कि केस का मेरिट, तो अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट भी बाद में बुक करें तो मैं इसलिए डिस्कस नहीं करूँगा SM कि आपका ऑलरेडी लीगल रिप्रेजेंटेशन है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आपने ऑलरेडी बैरिस्टर हायर किया है, प्लस मेरा जो आपसे रिक्वेस्ट है ना, प्लीज़, कि अगर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव खुद कोर्ट जाते हैं तो वो आपको अच्छी तरह हर चीज़ समझा देंगे। वरना आप उनसे बोले आई पे द एक्स्ट्रा मनी, और मेरे बैरिस्टर से मेरी बात करा दो, ताकि आई कैन फाइंड आउट फ्रॉम द बैरिस्टर कि एवरीथिंग इज़ ओके, दे आर हैप्पी विद द केस, और दे वांट मी टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा विटनेस स्टेटमेंट, या कोई मैं नई चीज़ विटनेस स्टेटमेंट में बोलूँ। इट्स अ बिट लेट फॉर दैट नाउ, लेकिन यू कैन ऑलवेज मेक अ लेट एप्लीकेशन फॉर समथिंग लाइक दिस। राज लिखते हैं, व्हेन टू अप्लाई प्राइवेट लाइफ वीज़ा। राज, पहली तो बात है, देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हेन टू अप्लाई फॉर प्राइवेट लाइफ वीज़ा। वन शख्स कैन लैंड एट 12 o'clock ऑन द मॉर्निंग और शाम को प्राइवेट लाइफ वीज़ा अप्लाई कर सकता है। द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड कि डू आई क्वालिफाई फॉर अ वीज़ा। देखें, एप्लीकेशन तो कोई भी डाल सकता है, जो वीज़े की क्वालिफिकेशन है उसकी बात आ जाती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल प्राइवेट लाइफ में सबसे जो पॉपुलर वीज़ा है प्राइवेट लाइफ का, वो है कि जी मेरे 20 years हो गए हैं और मुझे आप वीज़ा दे दें। अगर आप माइंड ना करें राज, मैं कॉल ले लूँ, देन आई कम बैक टू इट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल, आप अपना सवाल जो पूछेंगे माइंड ना करें, पहले मैं राज को जवाब दूंगा, फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा शो में। नो प्रॉब्लम नो जी, प्रॉब्लम। अपना सवाल पूछ लें। ओके, मैंने अभी मैसेज किया था आपको कि मेरी बेटी को 10 years बेस पे वीजा मिला था। जी जब जी वो आई थी तो वो 9 months की थी, जी और उसके बाद हमें 7 years बेस पे वीजा मिला। जी जी, मैंने तो उसका उसने भी जवाब दे प्रॉमिस, दिया सर। जी जी, मैं सिर्फ ये पूछना है कि मुझे तो बताया जा रहा है कि वो जब 5 years कंप्लीट कर लेता है बच्चा, तो वो इंडेफिनेट के लिए एलिजिबल होता है। और दूसरा ये है कि उसके जब हमें वीजा सेकंड एक्सटेंशन हुई थी, उसमें भी मेंशन है कि आफ्टर 5 years शी कैन अप्लाई फॉर द सेटलमेंट, ओके, और जो थैंक यू। साथ लेटर होम ऑफिस देता है। जी जी, मैं अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ओके, राज, मैं पहले आपका जवाब दे दूँ, देन ऑफ कोर्स जिन भाई ने कॉल किया मैं उनका जवाब दूंगा।
तो राज आप बोल रहे थे प्राइवेट लाइफ का, जिस तरह मैंने आपको बोला कि मेनली 3 कैटेगरीज हैं प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन की, जैसा मैंने अभी पहले बोला राज, आई रीफ्रेज कि आप एनी टाइम अप्लाई कर सकते हो। द मेन क्वेश्चन इज कि क्या मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं। तो जो मोस्ट पॉपुलर प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन होती है वो 20 ईयर वाली होती है कि अगर किसी ने यहाँ 20 साल लीगली गुजार लिए हैं वो प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन डाल सकता है। तो जारी बात है ये उसी वक्त डालेगा जब उसके 20 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। फिर एक प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन है उन लोगों के लिए जो अंडर द एज ऑफ, आप समझ लें अंडर, नॉट अंडर द एज, उन लोगों के लिए जिन्होंने 20 ईयर्स अभी पूरे नहीं किए इस मुल्क के अंदर। तो जो 20 ईयर्स जिन्होंने पूरे नहीं किए उस मुल्क में वो भी प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन जो उनके लिए बार है वो ये है कि दे मस्ट बी वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल कि वो इंटीग्रेट नहीं हो सकते अपनी होम कंट्री में। और वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का जो थ्रेशोल्ड है वो बड़ा हाई है। तो वो बड़ा, आप समझ लें, सब्जेक्टिव टाइप की एप्लीकेशन है कि वो केस बाय केस हमने देखना होता है कि एप्लीकेंट को क्या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है या क्या ऐसे इश्यूज हैं कि वो ये कह रहा है कि अगर मैं अपनी होम कंट्री में जाऊंगा आई विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट। अ वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का थ्रेशोल्ड मीट हो रहा है यानी राज। और फिर जो थर्ड, जो अगेन मोस्ट पॉपुलर आजकल हो गई एप्लीकेशन प्राइवेट लाइफ की, इसको यंग अडल्ट डिपेंड यंग अडल्ट, हम कहते हैं अडल्ट्स को, यंग अडल्ट्स को। मैं डिपेंडेंट चाइल्ड बोलने लगा था क्योंकि वो हमारे लिए, आपको पता है हम इस एज में आ गए हैं कि सारे बच्चे ही। उस दिन 2-3 दफ़ा मुझे लोग कह रहे जी बच्चे बच्चे, मैंने एज पूछी 21, मैं कह जी वो बच्चे तो नहीं हुए ना, लेकिन हमारे लिए वो सारे बच्चे हैं। तो वो जो यंग अडल्ट वाली कैटेगरी है वो प्राइवेट लाइफ की है, जो 18 to 25 के बीच में, और उन्होंने अपने 5 ईयर्स पूरे कर लिए। तो ये राज है प्राइवेट लाइफ का। फिर मैं उन कॉलर पे आता हूँ जिन्होंने कॉल किया। मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि अगर आप शो के अलावा मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे वो डिसीजंस दिखा दें तो आई बी इन अ मच बेटर पोजीशन कि मैं आपको बता दूं कि उसका मतलब क्या है। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर आप 10 ईयर रूट पे आपका बच्चा है तो उन्होंने 10 ईयर रूट अपने पूरे करने हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा यंग अडल्ट पे क्वालिफाई करता है तो 5 साल बाद वो सेटलमेंट अप्लाई कर सकता है। तो इट्स वेरी इजी, बिकॉज कभी कभी ये होता है कि बात हम दोनों एक ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट पढ़ के पता चलता है कि ओके ठीक है जी हम कौन सी बात कर रहे हैं। तो अगर आप माइंड ना करें, मुझे बाद में अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे साथ शेयर करने वो डिसीजन जिसकी आप बात करें, आई बी इन अ मच क्लियरर पोजिशन कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं या तो एक जनरल बात कर रहा हूँ ना एक लॉ की जो यंग अडल्ट की है। अब आपको पता है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन डाली और फिर क्या हुआ। तो मेरे लिए उस चीज़ को असेस करने के लिए इट्स मच ईजियर फॉर मी कि रादर देन कि मैं स्पेकुलेट करूं, मैं उस डिसीजन को पढ़ लूं जो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने लिखा है, एंड देन वी कैन हैव अ वेरी वेरी स्पेसिफिक डिस्कशन। ओके ठीक है आपकी बेटी क्वालिफाई करती है या नहीं। क्योंकि याद रखें शो का फॉर्मेट ये नहीं है कि मैं आपको कोई मशवरा दूं, इसमें हम सिंपल एक जनरल इमिग्रेशन कवानीन की बात करते हैं। एसएम कहते हैं सर दे सेड डिपेंड्स ऑन कोर्ट जज, इफ जज गुड देन गुड। देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जहाँ भी आप आर्टिकल 8 पे रिलाई कर रहे हैं, बिकॉज आर्टिकल 8 आफ्टर एवरीथिंग बीइंग सेड ये बड़ा मैटर करता है कि उस दिन जज कौन बैठा है। बिकॉज बिकॉज देखें आर्टिकल 8 ये है कि आपने एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज कोर्ट में करनी है कि जी ये फॉर है ये अगेंस्ट है। और बड़ा मैटर करता है कि कोर्ट में जज कौन बैठा है। बिकॉज मैं खुद जब कोर्ट जाता हूँ मैंने बात नोट की कि कभी कभी ऐसा जज होता है कि वो जो आपके हक में बातें हुई हैं वो उसको बड़ा पसंद करता है और वो उस हक में फैसला दे देता है। जो मैं बात बोल रहा हूँ मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन एक और तरीके से देता हूँ। से आपने 10 बातें करनी है फॉर वीज़ा मिलने के, 10 बातें होंगी अगेंस्ट वीज़ा मिलने के। जो 10 बातें फॉर वीज़ा मिलने की हैं ना वो एक्सपीरियंस के साथ बेहतर से बेहतर एविडेंस हो सकता है। ये मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ फिर ये बात आती है कि जो बंदे ने आपका केस तैयार किया अगर वो खुद कोर्ट में जाते हैं तो जारी बात है उनका अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आपको बता सकते हैं ये डॉक्यूमेंट आप लगाएं। जहाँ वो खुद कोर्ट पे नहीं जाते तो बेहतर है कि जिस शख्स ने कोर्ट में आपके लिए लड़ना है उनका थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, वो मुड़ के आपको कह सकते हैं कि हाँ कोई और एविडेंस और भी लग सकता है या नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। मैं आपको इसकी चलो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि अक्सर लोग जब मुझे मिलते हैं मुझे कहते हैं जी हमें 20 ईयर्स हो गए लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं है 20 ईयर्स का कि हम इस कंट्री में सर्टेन ईयर्स का है लेकिन कुछ सालों का नहीं है। तो फिर मैं उनको यही समझाता हूँ कि अगर आप विटनेसेस लेके आ जाएं
जो आपको उस पीरियड में जानते थे, तो जज उनको बिल्कुल वेट देगा, और अगर वो क्रेडिबल हुए और उनको इनफ वेट जज ने दिया तो दैट वुड प्रूव कि यू आर हियर इन दिस कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप अपनी होम कंट्री से पेपर ले सकते हैं कि आपने कभी कोई पासपोर्ट इशू नहीं करवाया, एक ही वो पासपोर्ट है जो था, ताकि वो ये बात प्रूव करे कि अगर पासपोर्ट नहीं तो आपने कैसे ट्रैवल किया होगा और कैसे वापस आए होंगे। बट दिस इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अ केस। तो मेरा ये बात आपकी बिल्कुल ऐसे में दुरुस्त है कि उस दिन जज पे बहुत मैटर करता है, स्पेसिफिकली आर्टिकल 8 केसेस में, बिकॉज जो जज की असेसमेंट होती है वो ऑन द डे होती है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो आपका वो वाला खाना है जिसमें आपके फेवर में चीज़ें स्टैक अप करनी है, क्या वो पूरी तरह से भरा गया है या नहीं, वो एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं कि जिसको एक्सपीरियंस इस टाइप के केसेस का, वो बताएगा कि हाँ भाई ये खाना मेरा बिल्कुल सही तरीके से स्टैक अप हुआ है। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप बैरिस्टर से बात करें कि ओके जी, मैंने ये चीज़ें अपने फेवर में लिखी हैं अपनी स्टेटमेंट में, डू यू थिंक दिस इज इनफ, और डू यू थिंक कि मुझे कोई और चीज़ भी वो लगानी चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस बात का ज़रा ख्याल रखें। ऐसे मैंने आपका जवाब दे दिया। वालेकुम अस्सलाम। शाह लिखते हैं, इस्लाम इज देयर इम्प्रूव, वालेकुम अस्सलाम शाह, इज देयर इम्प्रूवमेंट इन FLRFP प्रोसेसिंग टाइम्स। अनफॉर्चुनेटली शाह भाई अभी तक तो नहीं, आई एम होपिंग दिस ईयर हो जाएगा, बट एज थिंग्स स्टैंड आप वही लगाओ 8 महीने से 10 महीने 12 महीने एटलीस्ट फॉर द डिसीजन। अभी कोई चेंज नहीं हुआ। यूज़र 259 लिखते हैं, हैज़ द थ्रेशोल्ड चेंज फ्रॉम 29,000 अंडर अपेंडिक्स FM। यूज़र बिल्कुल भी नहीं, अभी इट इज़ 29,000, उससे अभी चेंज नहीं हुआ। आई डोंट थिंक कि अनकरीब चेंज भी होगा, बिकॉज देयर वाज अ प्रपोजल कि कुछ साल बाद ये फर्दर ऊपर जाएगा, बट आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन। इट विल रिमेन ऑन 29,000 फॉर द टाइम बीइंग। और वो जो नेक्स्ट प्रपोजल था कंजर्वेटिव का, वो तब गवर्नमेंट ही चेंज हो गया। हाईली अनलाइकली कि लेबर will make such an unpopular decision कि 29,000 threshold को भी बढ़ा दे any time soon. Royal Decor लिखते हैं, what is Appeal 8? I do not know Royal Decor, you have to be a little more, आपको elaborate करना होगा कि what do you mean by saying this. Unknown लिखते हैं, 2.5 year family visa और private life, 10 year complete. अगर आप इंग्लिश में लिख लें अननोन, आई विल बी ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे फिर जवाब देने में आसानी होती है। मुझे उर्दू पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम है, बोलता आपने देख लिया माशाल्लाह, आई स्पीक गुड उर्दू, लेकिन पढ़ने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज आई एम ट्राइंग टू पिक अप वर्ड्स। तो मैं ही नहीं चाहता कोई गलत चीज़ हो जाए। अगर आप इंग्लिश में लिखो इट्स मच ईजियर। ऑलराइट गाइस, मेरे ख्याल से अब शो का हमारा टाइम ऑलमोस्ट एंड होने को आया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टुडे। जिस तरह मैं आपको शुरू में बोला, इफ़ यू मिस दैट, के व्हाट आई डू इज़ कि हमारा वेडनेसडे को यूट्यूब पे 6 to 7 शो होता है, थर्सडे को हमारा शो होता है टिकटॉक के ऊपर। उसके अलावा यू गोना होपफुली फाइंड कि मैं ड्यूरिंग द वीक अपनी नई वीडियोस, जो मैंने अपने आपको प्रॉमिस किया कि दिस सा माई इंटेंशन है कि मैं बेहतर से बेहतर वीडियोस मटेरियल्स आपके लिए अपलोड करूं, विच विल स्टार्ट इमीडिएटली फ्रॉम दिस वीकेंड ऑनवर्ड्स, एंड आई होप यू एंजॉय दैट। उसके अलावा अगर आप मुझे इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं अपने किसी मैटर में, यू वांट टू डिस्कस योर केस विद मी, बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी, एट द बॉटम आर माई details. I apologize अगर मैं हर एक का जवाब नहीं दे सका, but look at this. I am available during the week for you to book an appointment with me, or next week, Wednesday, Thursday, I'll be back with you. Wednesday on YouTube and Thursday on TikTok. Thank you so much. Thank you so much for coming in today. Wish you all the best. And inshallah, I'll speak to you either during the week या फिर next week हमारी मुलाकात होगी। मेरी तरफ से good night. Please take care of yourself. Allah Hafiz, and I'll see you soon. Inshallah on these formats, unless आप मुझसे book करके बात करें. Take care of yourself.